हमारी जो यूनिट 7 है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की, उसके 5 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, है ना, और ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम 5 टॉपिक देखेंगे जिसमें कुल मिलाकर 500 प्रश्नों को देखेंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, इससे आगे के टॉपिक जो है हमें देखने हैं। तो आप बिल्कुल सिलेबस को अपने पास रखिएगा क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। इसके बाहर कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने के लिए तैयार हों, बार बार रिवीजन करने के लिए तैयार हों, मेहनत करने के लिए तैयार हों, है ना। क्योंकि समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, तो समय जितना है उसका सही तरीके से सही ढंग से यूज कर लोगे अगर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन वीडियो का सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है आपको। ये वो क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से परीक्षक सोच सकता है ना, उतने लेवल के सारी चीज़ें सोच के ही उन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप खुद सोचो कि एक टॉपिक से अगर 100 प्रश्न बनाए जा रहे हैं तो उस 100 प्रश्न के अलावा उस टॉपिक से कहीं जाएगा बाहर क्वेश्चन? नहीं जाएगा ना। तो इतना पर्याप्त होता है। तो ये 100 टॉपिक 100 क्वेश्चन है। इसके बाद जब सीरीज शुरू होगी ना, टेस्ट सीरीज शुरू होगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी जो है प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो एक टॉपिक से आपके पास 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 प्रश्न हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से टोटल जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 14,000 प्लस प्रश्न जो है हम तैयार करने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपके संग साथी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनमें एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। हम फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम, है ना, और चीज़ों को अच्छे से लेके चल रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स देखता हूँ मैं ना, जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ यूट्यूब की, और उसमें जो आपका स्कोर दिखता है मुझे कि कितने परसेंट लोगों के प्रश्न जो है वो सही है, कितने परसेंट गलत है, उससे मुझे ऐसा पता चलता है कि जैसे कंपटीशन हो ही ना। कोई क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ जब पोल में और उसको देखता हूँ तो उसका पोल का जो रिजल्ट होता है ना, उसमें देखते हैं कि सही आंसर जो है ना उस पर केवल 10% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है ना। अगर 1,000 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उस क्वेश्चन को तो समझ में आता है कि केवल 10% बच्चों ने ही उसको सही किया है, बाकी गलत आंसर लगा रहे हैं, है ना। कोई कुछ आंसर लगा रहा है, कोई कुछ आंसर लगा रहा है। इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। क्या है, आप सिर्फ ढोंग कर रहे हो ये पढ़ाई का कि हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ढोंग करने से तो एग्ज़ाम निकलने से रहा, ये कभी होगा नहीं आपसे, है ना। अगर आप यही करते रहोगे ना तो फिर तो हो गई तैयारी, छोड़ दीजिएगा, मैं यही कहूँगा। और अगर छोड़ नहीं सकते हो ना तो फिर एक बार अच्छे से जी भर के तैयारी कर लो। या तो तैयारी के लिए सब कुछ छोड़ दो, इस एग्ज़ाम के लिए सब कुछ त्याग दो, या फिर सब कुछ के लिए फिर इस एग्ज़ाम को ही त्याग दो ना, अगर आपके लिए टाइम नहीं है और चीज़ों में जुड़े हुए हो, सब कुछ चल रहा है साथ साथ, है ना, सब पकड़ के चल रहे हो, तो फिर उन्हीं चीज़ों को पकड़ लो भाई, तैयारी को छोड़ो, है ना मेरे भाइयों और मेरे प्यारी प्यारी बहनों। दो में से कोई एक चीज़ चुन लो, है ना। और अगर चाहते ही हो कि सिलेक्शन हो, सफलता मिले जीवन में और फिर बहुत बड़ा कारबा तैयार हो, आगे चल के आप बहुत कुछ लौटा पाओ इस समाज को, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक करनी कैसे पड़ेगी? सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और करने वाला नहीं है। क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें कोई और योगदान नहीं दे सकता है। हाँ, सहयोग सब कर सकते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है तैयारी की, स्टडी की। एक खास बात यही होती है कि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है, कोई अन्य काम के जैसी नहीं होती स्टडी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी मेरी बातें आपको पता नहीं किस तरीके से आप लोग लेते हो, है ना, बताइएगा ज़रूर किसी दिन, है ना, आप कमेंट में भी बता सकते हो। हाँ खैर, ये एक बात तो ये थी कि आप ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है, कैसा है, था कैसा रहा, और आपने कंप्लीट किया वीडियो को कि नहीं किया है, और इतना तो बता ही सकते हो। और मैं अक्सर पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि आप किस ज़िले से हो, तो ये भी बता दिया करो मुझे। बाकी तो और जैसे बरकत हैं, लोधी हो गए, है ना, सोलंकी हो गए, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ क्योंकि वो कमेंट करते रहते हैं, तो उनसे बात होती रहती है इस प्रकार से। और कभी कभी टेलीग्राम पे भी उनसे बात होती रहती है। तो बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ और वो बताते भी रहते हैं। उससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सा बना रहता है। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में भी अच्छा लगता है। जब आप टीचर को जानते हो, टीचर आपको जानता है, तो फिर पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही मज़ा आता है। हमारा जो पहला प्रश्न है, वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है?
तो वंशगति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये सटन और बोबरी ने जो है प्रतिपादित किया है। तो अगर पूछा जाए वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो सटन और बोबरी ने प्रतिपादित किया है। दूसरा प्रश्न है, वंशगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया है, तो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। टी.एच. मॉर्गन के द्वारा जो वंशगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसका प्रायोगिक प्रतिपादन किया था टी.एच. मॉर्गन ने। वहीं इस सिद्धांत को, जो वंशगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो सटन व बॉबरी का नाम आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, वंशगति का जीन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वंशगति का जो जीन सिद्धांत है ना, ये टी.एच. मॉर्गन ने दिया है। किसने, टी.एच. मॉर्गन ने वंशगति का जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मीस्चर ने। किसने, फ्रेडरिक मीस्चर ने जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सत्यापन किसने किया, तो डीएनए जो है ना, डीएनए, इसका अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सत्यापन किसने किया, तो हर्ष एवं चेस ने जो है इसका सत्यापन किया है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आप बोल सकते हो साथ साथ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 7 है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो अनुवांशिकता की जो इकाई है वो जीन है। क्या है, जीन अनुवांशिकता की इकाई है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन अनुवांशिकता की इकाई है। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं, तो जब एक ही जीन जो होता है ना उसके अलग अलग प्रारूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। युग्म विकल्पी कहा जाता है, एक ही जीन के अलग अलग प्रारूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलील शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, तो अलील शब्द का जो प्रतिपादन है बैटसन ने किया है। अलील शब्द का प्रतिपादन बैटसन ने किया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन के द्वारा किया गया है। कब किया था, 1909 में जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। प्रश्न क्रमांक 11 है कि जीन क्या है, तो जीन जो है वो डीएनए का भाग है। और प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान का जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आपको याद रखना है कि इनको वर्तमान अनुवांशिकी का जनक, विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, मेंडल ने अपने नियमों के प्रतिपादन के लिए किस जीवधारी को प्रयोग किया है, तो गार्डन पी। मेंडल जो है ना, इन्होंने अपने नियमों के प्रतिपादन के लिए किस जीवधारी का प्रयोग किया है, तो गार्डन पी का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। मटर का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, मेंडल के अनुवांशिक के सिद्धांत किस पर आधारित हैं, तो लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के जो अनुवांशिक सिद्धांत है ना वो लैंगिक जनन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचलन कैसे होता है, तो जीन के फेरबदल से जो है अनुवांशिक विचलन होता है। जीन में जब फेरबदल होता है ना तो उससे अनुवांशिक विचलन होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में कौन ले आ जाते हैं, तो जीनों में जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं संतान में कौन ले जाते हैं, तो गुणसूत्र और जीन के द्वारा ले जाए जाते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा अनुवांशिक लक्षण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव में 46 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़ी अथवा 46 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, पुरुष लिंग गुणसूत्र का संघटक क्या है, तो एक्स और वाई दोनों ही होते हैं। पुरुष के गुणसूत्र जो हैं वो एक्स और वाई दोनों ही होते हैं। लिंग निर्धारण में किस गुणसूत्र की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जो वाई गुणसूत्र होता है ना इसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है लिंग निर्धारण में। प्रश्न क्रमांक 20 है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है यह वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था।
प्रश्न क्रमांक 21 है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो देखो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुवानिन, थाइमीन और साइटोसिन। एडेनिन, गुवानिन, थाइमीन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के जो है नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में। प्रश्न क्रमांक 22 है डीएनए को किसने अंतःपात्रे में बनाया। तो अंतःपात्रे में किसने बनाया है डीएनए को? आर्थर कार्नबर्ग ने। किसने? आर्थर कार्नबर्ग ने। प्रश्न क्रमांक 23 है डीएनए को कृत्रिम रूप से किसने संश्लेषित किया। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए को कृत्रिम रूप से जो है वो संश्लेषित किया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया, जिसके लिए वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है सीधे यहाँ से कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। प्रश्न क्रमांक 24 है पल्वमान जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो पल्वमान जो जंपिंग जीन होता है, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बारबरा मैकलिंटॉक। बारबरा मैकलिंटॉक का नाम आपको याद रखना है पल्वमान जीन के लिए। प्रश्न क्रमांक 25 है जीन के अंदर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। जब जीन के अंदर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 26 है एंजाइम डीएनए गायरेज किस क्रिया से संबंधित है। तो एंजाइम डीएनए गायरेज जो है ना, ये डीएनए प्रतिलिपिकरण से संबंध रखता है। किससे? डीएनए प्रतिलिपिकरण से संबंध रखता है। प्रश्न क्रमांक 27 है जब जीन एक साथ कई लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब जीन एक साथ कई लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसे बहुप्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 है राइबोसोम में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो राइबोसोम जो होता है ना, उसमें आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम में आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया। तो हुगो डे व्रीज ने जो है उत्परिवर्तन शब्द दिया है। किसने? हुगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन शब्द दिया है। प्रश्न क्रमांक 30 है डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। तो वाटसन एवं क्रेग ने जो है, ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं ना, पहले हिंदी में लिखा हुआ था, अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डबल हेलिक्स संरचना जो है वो वाटसन एवं क्रेग के द्वारा ये सिद्धांत खोज की गई थी। एमआरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो एमआरएनए का पूर्ण रूप होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है एमआरएनए का पूरा नाम। सिर्फ आरएनए का भी पूछा जा सकता है, तो उसे भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है अनुवांशिक रोग क्या होते हैं। तो अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं उनको अनुवांशिक रोग कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे हीमोफीलिया जो है ना, वो अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 33 है वर्णांधता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वर्णांधता को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिजय। लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिजय जो है वो वर्णांधता को अन्य नामों से जाना जाता है। वर्णांधता विकार के वाहक कौन होते हैं। तो वर्णांधता विकार के वाहक होती है मादा। कौन होती है? मादा होती है वर्णांधता विकार की मादक। वर्णांधता विकार में मादाएं वाहक तथा नर जो है वो पीड़ित होते हैं। नर तो भाई हमेशा से ही पीड़ित हैं। प्रश्न क्रमांक 35 है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो लाल और हरे रंग में जो है भेद नहीं कर पाता है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 36 है हीमोफीलिया अनुवांशिक विकार है जो क्या उत्पन्न करता है। तो रुधिर का स्कंदन ना होना। इससे कौन सा विकार उत्पन्न होता है? रुधिर का स्कंदन नहीं होता है इससे। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसकी वजह से रक्त का स्कंदन नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 37 है रानी विक्टोरिया का परिवार किस अनुवांशिक रोग से पीड़ित था। तो जो रानी विक्टोरिया है उनका परिवार जो है वो हीमोफीलिया से पीड़ित था। प्रश्न क्रमांक 38 है हीमोफीलिया तथा वर्णांधता प्रायः पुरुषों में पाया जाता है, परंतु इसके जीन्स माता द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? तो ये जीन्स कहाँ स्थित होते हैं?
एक्स गुण पर स्थित होते हैं। किसमें? एक्स गुण पर स्थित होते हैं। देखो जब संतान उत्पत्ति होती है तो जो भ्रूण होता है ना, जो गर्भ धारण होता है, वो एक्स बाय जो गुणसूत्र होते हैं उससे मिलके होता है, लेकिन महिला में सिर्फ एक्स ही होता है अकेले, है ना, इसलिए महिला से ही आता है ये। लेकिन प्रभाव किस पर दिखता है? तो पुरुष वर्ग पर दिखता है। प्रश्न क्रमांक 39 है, मनुष्य में लिंग सहलंग्नता वंशागति मुख्यतः किस गुणसूत्र में होती है? तो एक्स गुणसूत्र में होती है। किसमें? एक्स गुणसूत्र में होती है। मनुष्य में लिंग सहलंग्नता वंशागति मुख्यतः किस गुणसूत्र में होती है? तो एक्स गुणसूत्र में होती है। प्रश्न क्रमांक 40 है, सामान्य हीमोफीलिया किसकी जन्मजात अनुपस्थिति के कारण होता है? तो सामान्य हीमोफीलिया किसकी जन्मजात अनुपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कारक 8, है ना, कारक 8 के द्वारा ही होता है। सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित विकार है? तो हीमोग्लोबिन से संबंधित विकार है। सिकल सेल एनीमिया से इस बार फिर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित विकार है? हीमोग्लोबिन से संबंधित विकार है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की विकृति का क्या कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन की विकृति का कारण क्या है सिकल सेल एनीमिया में? श्रृंखला में छठे स्थान पर बेलीन की उपस्थिति। श्रृंखला में छठे स्थान पर बेलीन की उपस्थिति हीमोग्लोबिन की विकृति का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक असामान्यता से कौन सा रोग होता है? तो अनुवांशिक असामान्यता से होता है कैंसर। कौन सा? अनुवांशिक असामान्यता के कारण कैंसर रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 44 है, सिकल सेल एनीमिया की वंशागति की खोज किसने की थी? तो नील एवं बीट ने जो है सिकल सेल एनीमिया की वंशागति की खोज की थी। किसने? नील एवं बीट ने। सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित माता और पिता द्वारा उत्पन्न संतान के पूर्णतः स्वस्थ होने की संभावना कितनी होती है? तो देखो, अगर कोई माता पिता जो है ना वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसके स्वस्थ होने की संभावना कितनी होती है? मात्र 25%। कितनी? मात्र 25% होती है संभावना कि उनकी संतान जो है वो स्वस्थ पैदा होगी। प्रश्न क्रमांक 46 है, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रुधिर अंग प्रभावित होता है। कौन सा? रुधिर जो है अंग प्रभावित होता है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसके कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रुधिर जो है वो प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 47 है, रंजकहीनता का मूल कारण क्या है? तो रंजकहीनता का मूल कारण होता है मेलानिन की कमी। मेलानिन की कमी के कारण रंजकहीनता होती है। फिनाइल कोटोन्यूरिया क्या का कारण क्या है? तो फिनाइल एलेनीन जो है ना इसका कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 49 है, फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सा? फिनाइल कीटोन्यूरिया इससे होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे मानसिक जड़ता होती है। क्या होती है? मानसिक जड़ता होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया से। एलकेप्टोन्यूरिया रोग की खोज किसने की थी? तो एलकेप्टोन्यूरिया रोग जो है ना इसकी खोज की है गेराल्ड ने। किसने? गेराल्ड ने जो है इसकी खोज की है। प्रश्न क्रमांक 52 है, कैरियोटाइप की 2n+1 एवं 2n+-2 स्थिति क्या कहलाती है? तो कैरियोटाइप की 2n+-1 और 2n+-2 की जो स्थिति होती है उसे असुगुणिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुगुणिता कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक विकार है जिसका कारण क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम एक विकार है जिसका कारण होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। क्या होता है? इसका कारण है गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार होता है। ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइसोमी 21 जो है वो डाउन सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। किससे? डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसका कारण 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र
की बढ़ जाने के कारण होता है ट्राइसोमी 21। प्रश्न क्रमांक 55 है, झालरदार गर्दन एवं स्तनविहीन मादा, झालरदार गर्दन एवं स्तनविहीन मादा किस रोग के लक्षण हैं? तो ये टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं। किसके? टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं कि झालरदार गर्दन एवं स्तनविहीन मादा किस रोग के लक्षण हैं? टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं। टर्नर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी की वजह से होता है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ना, वो लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी की वजह से होता है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 55 बोल रहा है कि झालरदार गर्दन एवं स्तनविहीन मादा जो होती हैं किस रोग के लक्षण हैं? तो ये टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं। प्रश्न क्रमांक 56 है, मंगोलियन जड़ता के रूप में किस रोग को जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम को। किसको? डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 57 है, गुणसूत्र संख्या 18 के अतिरिक्त प्रति बनने के कारण कौन सा रोग होता है? तो गुणसूत्र 18 जो होता है ना, गुणसूत्र संख्या क्रमांक जो 18 होता है, अगर वो अतिरिक्त प्रति बनाने लगे ना तो कौन सा रोग होता है? तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। कौन सा? एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है। 13वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रति बनने के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो पंटाउ सिंड्रोम। कौन सा? पंटाउ सिंड्रोम होता है। क्राई डू चैट सिंड्रोम में व्यक्ति किसके तरह व्यवहार करता है? तो क्राई डू चैट सिंड्रोम में व्यक्ति जो है बिल्ली की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? बिल्ली की तरह। तो क्या करता होगा? खंबा नोचने लगता होगा। कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। क्राई डू चैट रोग किस गुणसूत्र में विकार से उत्पन्न होता है? तो 5वें गुणसूत्र में जब विकार उत्पन्न हो जाता है ना, तो उससे क्राई डू चैट रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार किस प्रकार का हो जाता है? तो अर्धचंद्राकार हो जाता है। आरबीसी का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार हो जाता है। किसमें? सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल रोग किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? तो बी ग्लोबिन जीन में। किसमें? बी ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 63 है, असामान्य हीमोग्लोबिन को किस रूप में जानते हैं? तो असामान्य हीमोग्लोबिन को जो है वो एस रूप में जानते हैं। किसमें? एस रूप में जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 64 है, सिकल सेल एनीमिया के लक्षण किस उम्र में दिखाई देने लगते हैं? तो सिकल सेल एनीमिया के लक्षण जो हैं 5 से 6 माह में दिखाई देने लगते हैं। सिकल सेल रोग के लक्षण सामान्यतः 5 से 6 माह की उम्र में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि भ्रूण में हीमोग्लोबिन का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 65 है, सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? तो सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में जो है आरबीसी 30 से 40 दिन स्थित रह सकती है। प्रश्न क्रमांक 66 है, ड्रीपेनोसाइटोसिस क्या है? ड्रीपेनोसाइटोसिस क्या है? तो सिकल सेल रोग का दूसरा नाम है। क्या है? सिकल सेल रोग का दूसरा नाम है ड्रीपेनोसाइटोसिस। प्रश्न क्रमांक 67 है, सिकल सेल रोग में ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी का हाशियाकार होकर फट जाना क्या कहलाता है? तो इसको हीमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। जब सिकल सेल रोग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आरबीसी जो है वो हाशियाकार हो जाती है और फिर फट जाती है। उसको ही कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। का क्या कहा जाता है? हीमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 68 है, पहली बार सिकल आकार वाली लाल रक्त कणी कोशिकाओं का वर्णन किसने किया था? तो पहली बार इनका वर्णन किया था जेम्स हैरिक ने। किसने पहली बार वर्णन किया है? जेम्स हैरिक ने। प्रश्न क्रमांक 69 है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन को किसके द्वारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में परिवर्तित करता है? तो लाइनस पॉलिंग के द्वारा जो है सिकल हीमोग्लोबिन को किस में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में परिवर्तित करता है। प्रश्न क्रमांक 70 है, मॉलिक्यूलर के द्वारा मॉलिक्यूलर रोग को परिभाषित किया गया है लाइनस पॉलिंग। किसने? लाइनस पॉलिंग के द्वारा जो है इन्होंने मॉलिक्यूलर रोग को परिभाषित किया है। प्रश्न क्रमांक 71 है, भारत के पहले सिकल हीमोग्लोबिन का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के पहले जो सिकल हीमोग्लोबिन का वर्णन है वो लेहमन और कटबुश ने किया है।
लेहमन और कटबुस द्वारा दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों के आदिवासी जनसंख्या में पहले सिकिल हीमोग्लोबिन का वर्णन किया गया है। किसने? लेहमन और कटबुस ने। प्रश्न क्रमांक 72 है, किस वर्ष भारत में सिकिल हीमोग्लोबिन मौजूद होने का वर्णन मिलता है? तो वर्ष 1942 में जो है पहली बार लेहमन और कटबुस ने नीलगिरी की पहाड़ियों में सिकिल हीमोग्लोबिन मौजूद होने की बात कही थी। प्रश्न क्रमांक 73 है, वे व्यक्ति किनमें सिकिल सेल एनीमिया रोग के लक्षण नहीं होते। वे व्यक्ति जिनमें सिकिल सेल एनीमिया रोग के लक्षण नहीं होते हैं लेकिन वे सिकिल सेल का जीन धारण करते हैं तो वे सिकिल सेल वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिकिल सेल वाहक कहलाते हैं। इनमें सिकिल सेल एनीमिया रोग के लक्षण नहीं होते हैं लेकिन जीन होता है इनके अंदर, उनको क्या कहा जाता है? सिकिल सेल वाहक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 74 है, यदि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति सिकिल सेल वाहक है तो कितने प्रतिशत बच्चे सामान्य गुण वाले होंगे? तो 50% बच्चे मात्र सामान्य गुण वाले होंगे और 50% क्या होंगे? प्रभावित होंगे। प्रश्न क्रमांक 75 है, यदि माता पिता दोनों को सिकिल सेल वाहक है तो कितने प्रतिशत बच्चे सिकिल सेल वाहक होंगे? तो 50% बच्चे जो हैं वो सिकिल सेल के वाहक होंगे। अगला प्रश्न है, माता पिता में से किसी एक को सिकिल सेल वाहक होने पर कितने प्रतिशत बच्चे वाहक होंगे इसके? तो 50% बच्चे जो हैं वो इसके वाहक होंगे। यदि माता पिता दोनों सिकिल सेल वाहक हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे सिकिल सेल रोगी होंगे? तो 25% बच्चे जो हैं वो सिकिल सेल रोगी होंगे अगर माता पिता दोनों ही सिकिल सेल वाहक हैं तो। इससे पहले एक प्रश्न हमने देखा था यहाँ पे कि यदि माता पिता दोनों सिकिल सेल वाहक हैं, क्या है? सिकिल सेल वाहक हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे सिकिल सेल वाहक होंगे? तो 50% बच्चे जो हैं वो सिकिल सेल वाहक होंगे लेकिन रोगग्रस्त कितने होंगे? मात्र 25%। 25% रोगग्रस्त होंगे और वाहक कितने होंगे? 50% वाहक होंगे। प्रश्न क्रमांक 78 है, माता पिता दोनों को सिकिल सेल वाहक होने पर कितने प्रतिशत बच्चे सिकिल सेल रोगी होंगे? तो 25%, ये हम देख चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 79 है कि यदि माता पिता में से कोई एक सिकिल सेल रोगी है तो कितने प्रतिशत बच्चे सिकिल सेल रोगी होंगे? तो देखो, माता पिता में से कोई एक है अगर सिकिल सेल रोगी, सिकिल सेल वाहक की नहीं बात हो रही है, रोगी की बात हो रही है कि रोगी हैं, तो कोई भी बच्चा उनका जो है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन माता पिता में से किसी एक को सिकिल सेल रोग होने पर उसके 50% बच्चे सामान्य होंगे और 50% बच्चे जो हैं वो इसके वाहक होंगे। तो 50% बच्चे सामान्य होंगे और 50% बच्चे वाहक होंगे लेकिन रोग से ग्रस्त नहीं होंगे, है ना। तो रोग की बात हो रही थी यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि यदि माता पिता दोनों को सिकिल सेल रोग है तो कितने प्रतिशत बच्चे सिकिल सेल रोगी होंगे? तो 100%। कितने? 100% रोगी होंगे। यहाँ वाहक की बात नहीं हो रही, यहाँ रोगी की बात हो रही है कि सिकिल सेल रोग है उनको, वाहक नहीं है, वो रोगी है ना। तो 100% जो बच्चे होंगे उनके वो सिकिल सेल रोग से प्रभावित होंगे। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है? तो सिकिल सेल रोग की उपचार विधि है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया जो है सिकिल सेल रोग की उपचार विधि है हाइड्रोक्सी यूरिया। भारत सरकार द्वारा सिकिल सेल एनीमिया के रोकथाम और नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश किस वर्ष जारी किए गए थे? तो 2016 में जो है भारत सरकार ने सिकिल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। कब? 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष सिकिल सेल एनीमिया नियंत्रण मिशन को शुरू किया गया? तो अगस्त 2018 में इस मिशन को शुरू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 84 है, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी जिलों में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण मिशन शुरू किया गया? तो सर्वप्रथम 6 जिलों में जो है अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल और उमरिया के साथ सीधी। तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, उमरिया और सीधी में सबसे पहले सिकिल सेल एनीमिया नियंत्रण मिशन को शुरू किया गया था इन 6 जिलों में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का गठन कब किया गया? तो वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का गठन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 86 है, मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सिकिल सेल एनीमिया तथा
थैलीसीमिया का निदान करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 87 है कि सिकल सेल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 15 नवंबर 2021 को जो है वो सिकल सेल मिशन का लॉन्च किया गया था। सिकल सेल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2021 को। प्रश्न क्रमांक 89 है मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन के 3 भाग हैं। कौन कौन से? स्क्रीनिंग, उपचार और सिस्टम मजबूत करना। प्रश्न क्रमांक 90 है सिकल सेल राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है 1 जुलाई 2023 को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है? 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जुलाई 2023 को। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन के तहत किस वर्ष तक सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक जो है इसके उन्मूलन का लक्ष्य हमने रखा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो 17 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 95 है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल जागरूकता दिवस। प्रश्न क्रमांक 96 है मध्य प्रदेश के कितने जिले सिकल सेल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं? तो 27 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के सिकल सेल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। ये रिपोर्ट से है प्रश्न। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के तहत मध्य प्रदेश के किन 4 जिलों में सिकल सेल के लगभग 75% मामले हैं? तो ये हैं अलीराजपुर, डिंडोरी, अनूपपुर और छिंदवाड़ा। ये 4 जिले हैं जहां पर सिकल सेल के लगभग 75% मामले हैं। सिकल सेल वाहक का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक देखा गया है? तो ये डिंडोरी में देखा गया है। कहाँ पर? डिंडोरी में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी सिकल सेल ट्रेट का प्रचलन कितना है? तो 10% से 33% जो है इसका सिकल सेल ट्रेट का प्रचलन है। इस टॉपिक का 100वां प्रश्न है सिकल सेल रोग के 3 अन्य रूप बताइए। तो सिकल सेल रोग के 3 अन्य रूप बताने हैं। एक तो है सिकल हीमोग्लोबिन, दूसरा है सिकल बीटा थैलेसीमिया, तीसरा है सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया और चौथा है सिकल बीटा जीरो थैलेसीमिया। ये 4 दिए हुए हैं। इनमें 3 पूछे थे। ये चारों ही आपको याद कर लेने हैं। अब हम पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक पर हमारे। सेवन का जो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट 7 का जो हमारा अगला टॉपिक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, यूनिट 7 का जो हमारा अगला टॉपिक है स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा संक्रमण रोक, है ना। तो हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जो बैकअप यूट्यूब चैनल है, तो उस पर वीडियो अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन जो परीक्षा धाम यूनिट 10 है ना, उसके वीडियो आपको वहीं पर मिलेंगे। और कब से मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे 25 तारीख से। लेकिन उससे पहले आपको 500 सब्सक्राइबर उस पर कर देने हैं, है ना। तो आपको सभी को शेयर करना है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं और उसकी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस पर जाकर आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि उसका लोगो क्या है और किस नाम से है। ये सब चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यह यूनिट 7 का पार्ट 1 था जो कि आपने देख लिया होगा। इसमें भी 500 प्रश्न थे। और जो पार्ट 2 है अभी आप देख रहे हो इस समय। अच्छा, जो जानकारी हम दे रहे थे आपको, हम बता रहे थे आपको कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक तो है अधिकारी बाबू IAS, जो कि आप जिस चैनल पर अभी आप हो और जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। दूसरा जो चैनल है ये बैकअप चैनल है
प्रतिभा IAS के नाम से। तो ये बैकअप चैनल है हमारा, इस पर भी आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन कब से, तो 25 तारीख के बाद इस पर वीडियो अपलोड होंगे। उससे पहले आप इसको जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक को पिन कर देंगे, तो उस पर जाइएगा, क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितने जल्दी इस पर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 500 सब्सक्राइबर होते ही एक ही साथ सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे यूनिट 10 के परीक्षा धाम जो नई वाली बुक आई है ना उससे। तो आप इस चैनल पर जाइएगा, प्रतिभा IAS चैनल पर, और उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली जो जानकारी है कि यूनिट 10 परीक्षा धाम की जो बुक है, इसके सारे वीडियो आपको वहीं पर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, 25 दिसंबर के बाद। तो जब तक 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक ये वीडियो नहीं आएंगे। 500 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे उस चैनल पर, किस चैनल पर, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही लोगो लगा हुआ है ना, और बहुत शानदार तरीके से उन वीडियो को बनाया गया है। तो वो वीडियो आपको 25 दिसंबर को मिल जाएंगे। तो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे वो मिल जाएंगे। तो इसकी जो लिंक है इस यूट्यूब चैनल की, इस पर जाइए और उसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी उस पर 500 सब्सक्राइबर हो जाएं। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है यूनिट 7 का, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा संक्रमण रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक जो है ना, ये टॉपिक है। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य नीति का निर्माण करने तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ये करता है। कौन? भारत में स्वास्थ्य नीति का निर्माण करने तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ना ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, भारत की प्रथम स्वास्थ्य नीति कब किस वर्ष पेश की गई थी, तो भारत की जो प्रथम स्वास्थ्य नीति है 1983 को लॉन्च की गई थी। कब? 1983 में इंदिरा गांधी के समय भारत की प्रथम स्वास्थ्य नीति जो है वो प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वास्थ्य नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो प्रथम स्वास्थ्य नीति का जो मुख्य लक्ष्य है, वर्ष 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रथम स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य था, जो 1983 में आई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, द्वितीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष पेश की गई, तो द्वितीय स्वास्थ्य नीति 2002 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में लाई गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में लाई गई थी। द्वितीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न क्रमांक 7 है, देश की नवीनतम स्वास्थ्य नीति किस वर्ष पेश की गई, तो देश की जो नवीनतम स्वास्थ्य नीति है 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर जो है तीसरी स्वास्थ्य नीति को पेश किया गया है। तो अभी तक कुल 3 ही स्वास्थ्य नीति जारी की गई हैं। 1983 याद रखना है, 2002 याद रखना है और 2017 याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं में GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है, तो वर्ष 2025 तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं में GDP का 2.5% खर्च करने की बात कही गई है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2013 है उसमें वर्ष 2025 तक GDP का 2.5% खर्च करने की बात कही गई है। प्रश्न क्रमांक 9 है, वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 70 वर्ष रखा गया है। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, किस वर्ष तक टीबी रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जो 2017 की स्वास्थ्य नीति है ना उसमें 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 11 है, नवीन स्वास्थ्य नीति में किस वर्ष तक मातृ मृत्यु दर पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2020 तक ये लक्ष्य हमने रखा था। प्रश्न क्रमांक 12 है, स्वास्थ्य नीति में किस वर्ष तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों को पूर्ण रूप से रोकने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2018 तक रखा गया था लक्ष्य कि 2018 तक जो है वो कुष्ठ रोगों को पूर्ण रूप से रोकने का लक्ष्य रखा गया था स्थानीय क्षेत्रों में।
प्रश्न क्रमांक 13 है सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो है 1970 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1970 में सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम पिछला था, है ना, 19 वो अलग था। ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। कब किया गया? 1985 में किया गया था। अगला प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये 2005 में प्रारंभ की गई थी। मातृत्व सुरक्षा हेतु जननी सुरक्षा योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के अंतर्गत संचालित है। तो जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है वो संचालित है। प्रश्न क्रमांक 17 है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है 1400 रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दी जाती है। वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है। तो 1000 रुपये की राशि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये की राशि। ये दोनों ही आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है। तो सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो है ना भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा तथा मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना जननी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 21 है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब आरंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है ये 2016 में प्रारंभ किया गया था। कब? 2016 में इसे प्रारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है ना 2014 में प्रारंभ किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष को 2014 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण इसका उद्देश्य है, टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 24 है पोषण अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि पोषण अभियान कब प्रारंभ किया गया है तो 2018 में पोषण अभियान को जो है वो प्रारंभ किया गया था। प्रश्न क्रमांक 25 है शक्तिमान योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। तो शक्तिमान योजना जो है वो पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित है। शक्तिमान योजना पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित एक योजना है जिसे आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 26 है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो 2014 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब हुआ। तो 2014 में ही मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया गया था। और जननी सुरक्षा योजना कब की है। तो 2005 की है। प्रश्न क्रमांक 27 है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे 2014 में प्रारंभ किया गया है, ये जन्म से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में बीमारियों की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है पहले प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो 2017 में प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है 2017 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो 5000 रुपये की राशि जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो है सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो 5000 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस नाम से जाना जाता है। तो आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 31 है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लागू की गई। तो 2018 में जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया था। आयुष्मान योजना को लागू किया गया था 2018 में।
ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत कितने रुपए का हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाता है? तो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज इसके तहत जो है वो प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो जब भी पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया है, तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था। वहीं जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है ना, ये 2013 में प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है 2013 का है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ करना जो है इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का। आयुष का पूर्ण रूप क्या है? तो आयुष का पूर्ण रूप होता है आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसमें शामिल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आयुष का। तो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। प्रश्न क्रमांक 37 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 मई 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व में चेचक उन्मूलन वर्ष किसे घोषित किया गया? तो 1980 को चेचक उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया है? तो 2017 में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 22 अगस्त के दिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन पड़ता है। तो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान ये प्रारंभ किया गया था 22 अगस्त को, है ना। तो 22 अगस्त के दिन ही मेरा बर्थडे पड़ता है और उसी दिन स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2017 में। सांस अभियान कहाँ से आरंभ किया गया? तो सांस अभियान जो है एक गांधीनगर से आरंभ किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा सांस अभियान को गांधीनगर से प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया है पूछा जाए अगर कि सांस अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो 2019 में प्रारंभ किया गया है। कब? 2019 में सांस अभियान को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में टीबी मुक्त ग्राम संकल्पना प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है टीबी मुक्त ग्राम संकल्पना प्रारंभ की गई है? तो ये बैतूल जिले में टीबी मुक्त ग्राम संकल्पना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक जो है जो मध्य प्रदेश पोषण नीति है ना 2020 की, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को कब कुपोषण मुक्त करना है? तो 2030 तक जो है वो मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करना है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष तथा निम्न स्थान प्राप्त राज्य कौन से हैं? तो पूर्ण टीकाकरण के मामले में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है 75% टीकाकरण, और न्यूनतम में नागालैंड है मात्र 12% जो है टीकाकरण। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? तो जो बीसीजी का टीका होता है ना, बीसीजी का टीका टीबी रोग से संबंधित है। ओपीबी टीके का संबंध किससे है? तो ओपीवी जो है ना इसका पोलियो से संबंधित है। किससे? ओपीवी का पोलियो से संबंध है। अगला प्रश्न है कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के दौरान कितने मास्क बैंक स्थापित किए गए? तो 413 मास्क बैंक जो है स्थापित किए गए थे एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत। प्रश्न क्रमांक 48 है, टीबी का विकराल रूप देखते हुए राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो टीबी का विकराल रूप देखते हुए 1962 में राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। एस्ट्राजेनेका नामक कोरोना वैक्सीन किस संस्थान द्वारा बनाई गई थी? तो एस्ट्राजेनेका नामक कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। एस्ट्राजेनेका जैसे कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। 2DG का पूर्ण रूप क्या है? तो 2 डेक्सोई डी ग्लूकोज इसका फुल फॉर्म होता है, और ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने DRDO द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन ओरल ड्रग्स को मंजूरी दी थी 2DG। प्रश्न क्रमांक 51 है, विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2006 की योजना है
विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना जो है 2006 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत एक परिवार को एक वर्ष में कितने रुपए तक की जांच व उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो 20,000 रुपये तक का जो है जांच और उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है दीनदयाल उपचार अंत्योदय योजना के तहत। और इस योजना को 2004 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। कब? 2004 में प्रारंभ किया गया था। मंगल दिवस योजना का संबंध किससे है? तो मंगल दिवस योजना का संबंध जो है वो आंगनबाड़ी से है। किससे है? आंगनबाड़ी से है। और मंगल दिवस योजना जो है वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2011 में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना किस अस्पताल से प्रारंभ की गई थी? तो इसका प्रारंभ किया गया है सेठ गोविंद दास अस्पताल जबलपुर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना जो है ना सेठ गोविंद दास अस्पताल जबलपुर से इसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है मिड डे मील कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो मिड डे मील कार्यक्रम जो है ना ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। जो मिड डे मील कार्यक्रम है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि लाड़ो अभियान किससे संबंधित है? तो बाल विवाह रोकथाम से संबंधित है लाड़ो अभियान। जो लाड़ो अभियान है वो बाल विवाह रोकथाम से संबंधित है लाड़ो अभियान। प्रश्न क्रमांक 58 है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो एनीमिया मुक्त भारत एवं भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ की एक पहल है एनीमिया मुक्त भारत और इसमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न क्रमांक 59 है मध्य प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 60 है मध्य प्रदेश में फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो उमरिया जिले से प्रारंभ किया गया है फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु अभियान। प्रश्न क्रमांक 61 है कि पूर्ण टीकाकरण के अंतर्गत शिशु को जन्म देने के पहले वर्ष में कितने टीकों की खुराक दी जाती है? तो 8 टीकों की खुराक दी जाती है शिशु को जन्म देने के पहले वर्ष में। कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा जो है वो कोरोना वायरस से प्रभावित होते हैं, आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 63 है 100% टीकाकरण कोविड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य और पहला शहर बना था भुवनेश्वर उड़ीसा। प्रश्न क्रमांक 64 है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को। कब? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। प्रश्न क्रमांक 65 है पल्स पोलियो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1995 में पल्स पोलियो अभियान को प्रारंभ किया गया था। कब? 1995 में पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया गया था। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का संबंध किस अंग से है? तो मस्तिष्क से है इसका संबंध। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है ना इसका संबंध मस्तिष्क की कार्य क्षमता मापने हेतु किया जाता है। कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मनीष कुमार जो है ना इनको प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने कोविड-19 का टीका प्राप्त किया था। कोविड-19 किस वायरस से होता है? तो SARS-CoV-2 जो है ना इसके द्वारा कोविड-19 होता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है ना HIV का पूर्ण रूप होता है। डेंगू ज्वर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। कौन सा? डेंगू ज्वर में जो है वो यकृत प्रभावित होता है। यह यकृत प्रभावित होता है डेंगू ज्वर में। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में पेशीय तथा तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 72 है चेचक तथा छोटी माता किस वायरस की वजह से होती हैं? तो बेरियोला वायरस की वजह से होती हैं चेचक तथा छोटी माता। चेचक तथा छोटी माता जो हैं वो बेरियोला वायरस की वजह से होती हैं। इसमें शरीर में डैन पड़ते हैं। गुलसुआ या गलसुआ रोग कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो इससे
पैरोटिड जो ग्रंथि है ना, पैरोटिड ग्रंथि, ये प्रभावित होती है गलसुआ से। और ये जो गलसुआ रोग होता है ना, गमपस नामक वायरस जो होता है ना, गमपस नामक वायरस, उसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि रेबीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रेबीज रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खसरा रोग किस वायरस की वजह से होता है? तो जो खसरा रोग है ये मारबेली वायरस की वजह से होता है खसरा रोग। इसमें शरीर में लाल दाने पड़ते हैं। क्या होता है? शरीर में लाल दाने पड़ते हैं। पीलिया रोग मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है मनुष्य का यकृत को प्रभावित करता है। किसको? पीलिया रोग के द्वारा यकृत प्रभावित होता है। टेटनस रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। टेटनस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है हैजा किस जीवाणु की वजह से होता है? तो हैजा जो है बीब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। हैजा जो है बीब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु की वजह से होता है? तो टाइफाइड रोग जो है वो सालमोनेला टाइफी की वजह से होता है टाइफाइड रोग। प्लेग रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है प्लेग। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है प्लेग। प्रश्न क्रमांक 81 है क्षय रोग किस जीवाणु की वजह से फैलता है? तो क्षय रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है क्षय रोग। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है क्षय रोग, टीबी रोग। डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वास नली। कौन सी? श्वास नली जो है वो डिप्थीरिया रोग में प्रभावित होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि काली खांसी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो हीमोफिलस पुर्तसिस जो है, हीमोफिलस पुर्तसिस, इसकी वजह से काली खांसी नामक रोग होता है, जो कि श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है ना, इसकी वजह से निमोनिया होता है। और निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 85 है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो इससे कोड या कुष्ठ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नामक बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। क्या? तंत्रिका तंत्र जो है वो कुष्ठ रोग में प्रभावित होता है। गोनोरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गनोरिया रोग में जो है मूत्र मार्ग, कौन सा? मूत्र मार्ग जो है प्रभावित होता है गनोरिया रोग नाइसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसमें मूत्र मार्ग जो होता है ना, उसमें बार बार सूजन आती है। ये रोग अक्सर जो है महिलाओं या लड़कियों में देखने को मिलता है, और इसकी वजह जो होती है कि उनका एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जो है वो संबंध बनाना गनोरिया रोग का महत्वपूर्ण कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। और ये जो है ना, ये मतलब ऐसा होता है फिर कि उनके लिए आजीवन हो जाता है, हमेशा के लिए। जीवन जब तक रहता है ना तब तक रहता है, फिर ये रोग बार बार प्रॉब्लम होती है। और ये होता है किस वजह से? सबसे बड़ा कारण यही है कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जो है जब कोई लड़की या महिला संबंध बनाती है तो उसमें गनोरिया रोग निश्चित रूप से आ जाता है। और ये बहुत तकलीफ देह भी होता है ना। और फिर क्या होता है, महिलाएं किसी को बता भी नहीं पाती हैं, तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं। ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु में कौन सा रोग होता है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु में जो है सिफिलिस रोग होता है। कौन सा? सिफिलिस रोग होता है। अगला प्रश्न है कि दाद, एथलीट फुट, खाज आदि रोग का संक्रमण किन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है? तो कवक की वजह से होता है। दाद, एथलीट फुट हो गया, खाज हो गई, ये सब कवक की वजह से होते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडिया को किस वर्ष कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया? तो वर्ष 2007 में कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा भारत को। अगला प्रश्न है कि फाइलेरिया
कंट्रोल प्रोग्राम है, जो नियंत्रण प्रोग्राम है, कब प्रारंभ हुआ? तो 1955 में से प्रारंभ किया गया था। मौसिक कीरस वैक्सीन किस रोग के से संबंधित है? तो ये मलेरिया से संबंधित है। किससे? मलेरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक जो है वो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हमने रखा है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है। कौन सा? प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है। कोनेन किससे संबंधित है? तो कोनेन जो है वो मलेरिया से संबंधित है। कोनेन का संबंध है मलेरिया से। कोनेन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आविस कहते हैं। क्या कहते हैं? आविस, यानी कि टॉक्सिन जो होता है वो उत्पन्न करते हैं। ओकोजीन किससे संबंधित है? तो ओकोजीन जो है वो कर्क रोग से संबंधित होता है, ओकोजीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 99, स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक क्या है? तो शिशु मृत्यु दर है। क्या है? शिशु मृत्यु दर है। स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक क्या है? शिशु मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। जब एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो मरने वालों की संख्या होती है उसे हम अशोधित व्यक्ति दर कहते हैं, अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। तो ये तो थे हमारे इस टॉपिक से संबंधित 100 प्रश्न। अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं, सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी इंडेक्स। सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी इंडेक्स पर हम पहुंचते हैं। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारे नए यूट्यूब चैनल का नाम है। उस पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन कब? जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद। तो इस यूट्यूब चैनल की लिंक जो है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 10 परीक्षा धाम के जो वीडियो हैं उसी पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जल्द ही एक साथ और कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उनको आपको देख लेना है। तो इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसका नाम क्या है? तो प्रतिभा IAS के नाम से हमने इस चैनल को बनाया है। ये हमारा बैकअप चैनल भी होगा। क्या है, यूट्यूब का जो सिस्टम है ना वो ऐसा होता है, कभी कभार कुछ अनावश्यक चीज़ों की वजह से या किसी ने रिपोर्ट कर दिया या कुछ भी, है ना। जैसे हम बुक्स रीड कराते हैं, आपको बुक्स तैयार कराते हैं, बुक्स से बाहर तो क्वेश्चन जाता नहीं है ना। तो कभी कभी संस्थान कोचिंग वाले भी क्या करते हैं ना कि शिकायत वगैरह लगा के या कंटेंट क्लैंप करके बहुत कुछ करके ना हमारे यूट्यूब चैनल को गिरा देते हैं। इसलिए हमने ये बैकअप चैनल पहले से बना के तैयार रखा है आपके लिए, ताकि प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट भी आपको मिलेगा आपको, है ना। तो बहुत शानदार चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इसलिए ये चैनल जो है बनाया गया है। तो इसको ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मिलता रहेगा। देखो, PDF देने में हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों की PDF जब हम आपको देते हैं ना, तो जो संस्थान वाले होते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम पीडिया की PDF दी, तो एग्ज़ाम पीडिया वालों को प्रॉब्लम हुई कि ये हमारी PDF दे रहे हैं, या कोई से भी बुक की जब हम आपको PDF देते हैं तो ये देने नहीं देते हैं। इसलिए हमने ये यूट्यूब दूसरा चैनल बनाया है, ताकि वहाँ आपको PDF की जानकारी मिलती रहेगी कि कहाँ आपको PDF जो है प्राप्त होगी, किस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार की सब जानकारी मिलती रहेगी। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, परीक्षा धाम यूनिट 10 के जो वीडियो है ना वो इसी चैनल पर मिलेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर, प्रतिभा IAS चैनल पर जो है वो मिलेंगे वहाँ पर। तो इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। अगला टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, है ना। तो इनकी बात कर लेते हैं। देखो, जो पहला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का स्कोर कितना रहा है? तो 60.3 रहा है। कितना रहा है भारत का स्कोर? 60.3 अंकों के साथ भारत का 163 देशों में 121वें स्थान पर रहा है। 2022 का जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है उसमें भारत ने 121वां स्थान प्राप्त किया है। और सूचकांक में लक्ष्य अंक कौन सा है? तो 60.3 अंकों के साथ। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो 17 है सतत विकास लक्ष्यों की संख्या। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक विकास हेतु एजेंडा के 17 लक्ष्य एवं 169
टारगेट या प्रयोजन हम कह सकते हैं, उनको स्वीकार किया गया था। तो देखो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। एक तो कितने लक्ष्य हैं ये पूछा जा सकता है। महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस बैठक में, तो 70वीं बैठक में, है ना। ये जो लक्ष्य हैं कब तक प्राप्त करने हैं, 2030 तक। कितने हैं, 17 लक्ष्य हैं। टारगेट भी पूछे जा सकते हैं कि कितने टारगेट हैं, तो 169 टारगेट हैं, प्रयोजन है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और पहला जो सर्वप्रथम सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए थे नीति आयोग के द्वारा, कब, 2018 में किए गए थे पहली बार। वर्ष 2020 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो 2020 की बात की जा रही है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो 11वां राज्यों में और 17वां केंद्र शासित प्रदेश सहित। तो कौन सा, 11वें स्थान पर राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें अगर हम, तो फिर मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो 17वां होता है। मध्य प्रदेश के सूचकांक में अंक जो है वो 62 हैं और 62 अंकों के साथ परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, एसडीजी भारत सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश के स्कोर में पिछले सूचकांक की तुलना में कितने अंकों की वृद्धि देखी गई है, तो 4 अंकों की वृद्धि देखी गई है। 2019 का जो सूचकांक था उसमें 58 अंक थे और 2020 का जो सूचकांक है उसमें 62 अंक थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक गरीबी की समाप्ति को संदर्भित करता है, तो जो पहला सतत विकास लक्ष्य है ना, भारत में गरीबी की समाप्ति को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो भारत में ही नहीं है, तो विश्व सबके लिए है। एसडीजी इंडेक्स 1 जो है ना, वो क्या कहता है, गरीबी उन्मूलन की बात करता है। एसडीजी इंडेक्स 1 जो है वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अच्छा, आपको ये बताना है, मेरे पास तो अभी जो है सतत विकास लक्ष्य सभी का इंडेक्स खुला हुआ है। आपको ये बताना है कि दूसरा तो अभी अगले प्रश्न में ही है ना। 9वां सतत विकास जो लक्ष्य है वो किस नाम से है ना, 9वां। प्रश्न क्रमांक 8 है, एसडीजी भारत सूचकांक लक्ष्य 2 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी भारत सूचकांक है जो, उसमें मध्य प्रदेश को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत सूचकांक लक्ष्य 3 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश को जो है वो 62 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने, 62 अंक जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये जो 62 अंक का आंकड़ा है ना, ये 2020 का है ना, लेकिन रिपोर्ट 2021 की आ चुकी है। और अभी जब नया करंट अफेयर्स आएगा तो उसमें हो सकता है कि 22 की भी रिपोर्ट देखने को मिले। तो इन सभी को आपको तैयार करके जाना है। तो जो 2020 के प्रश्न हैं हम उनको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं पहले, है ना। जो जो क्वेश्चन हैं उपयोगी अब आने वाली परीक्षा के लिए, हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो पुराने पढ़ के क्या करोगे, तो ये पुराने प्रश्न नहीं है लेकिन, है ना, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके आने से पहले ही बना दी गई थी। तो देखो, जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडिया रिपोर्ट है ना, इसको जारी करता है नीति आयोग, है ना। एक चीज़, जो सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास सूचकांक है, भारत सूचकांक है जो, इसको कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो दिसंबर 2018 में जारी की गई थी प्रथम। फिर दूसरी कब जारी की इन्होंने, तो दूसरी जारी की इन्होंने 2020 में। फिर तीसरी जारी की 21 में, है ना। तो ये 3 लक्ष्य कितने हैं टोटल, तो 17 लक्ष्य हैं, 169 टारगेट हैं, इतना आपको याद रखना है। तो ये वाला जो 10वां प्रश्न देखना नहीं है, 9वां प्रश्न देखना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 है, एसडीजी
लक्ष्य 16 जो है ना में कौन सा लक्ष्य शामिल किया गया है, तो SDG 16 जो है उसमें कौन सा लक्ष्य शामिल किया गया है, तो उसमें लिखा है शांति व न्याय के लिए मजबूत संस्थान। क्या? शांति व न्याय के लिए मजबूत संस्थान SDG 16 की बात करता है। प्रश्न क्रमांक 12 जो है वो 2020 के सूचकांक से है, तो ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि 21 का और 22 का सूचकांक जो है वो आ चुका है, तो उसको हम करंट अफेयर्स से देखेंगे। 13वां क्वेश्चन भी नहीं देखना है, अब हमें 14वां देखना है सीधे। SDG 15 जो SDG लक्ष्य 15 है में कौन सा लक्ष्य शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया है स्थलीय पारिस्थितिकी। कौन सा? स्थलीय पारिस्थितिकी जो है वो SDG 15 में शामिल है। भूमि पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिकी, भूमि पर जीवन जो है, लाइफ ऑन लैंड जो है ना उसमें शामिल है। और जो SDG 14 है उसमें क्या शामिल है, तो SDG 14 में पानी में जीवन। किसमें? पानी में, लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। अगला प्रश्न है कि SDG भारत सूचकांक लक्ष्य 16 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो लक्ष्य 16 में मध्य प्रदेश को, ये पुराना क्वेश्चन है तो इसे नहीं देखना है ना। 16वां क्वेश्चन भी हमें नहीं देखना है, 17वां भी हटाओ, है ना, 18वां भी हटाना है, हाँ 19वां क्वेश्चन जरूर देखना है हमें। तो 19वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि SDG 14 के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य रखा गया है, तो SDG 14 के अंतर्गत रखा गया है पानी में जीवन, यानी कि महासागर एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण से भी संबंधित है, ये पानी में जीवन से संबंधित है। और SDG जो 15 है ना, कौन सा? SDG 15 जो है ना ये स्थल पर जीवन से संबंधित है। किससे? स्थल पर, भूमि पर जीवन से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रश्न क्रमांक 20 है, SDG 14 के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो केवल तटीय राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो तटीय राज्यों को क्यों शामिल किया गया है SDG 14 के अंतर्गत? क्योंकि ये जल में जीवन की बात करता है। किसमें? जल में, पानी में जीवन की बात करता है, इसलिए इसमें मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है, केवल तटीय राज्यों को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है SDG 13 की बात की जा रही है कि किस लक्ष्य को शामिल किया गया है SDG 13 में, तो SDG 13 जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्यवाही से संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है SDG 13। प्रश्न क्रमांक 22 हमें देखना नहीं है, 23 नहीं देखना है, 24 नहीं देखना है, 25वां देखना है लेकिन, है ना। 25वां प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। SDG 12 के तहत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है, तो SDG 12 जो है जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन को शामिल किया गया है। SDG 12 में जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 26 और 27 दोनों नहीं देखने हैं, 28 नहीं देखना है, 29वां देखना है। 29वां प्रश्न बोल रहे हैं कि SDG सतत विकास लक्ष्य जो 11 है के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य शामिल है, तो 11 में सतत शहर और सामुदायिक विकास लिखा हुआ है, अर्थात टिकाऊ शहरी एवं तथा सामुदायिक विकास जो है SDG लक्ष्य 11 का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये दोनों ही प्रश्न हमें नहीं देखने हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 33 पर। इसमें बोला जा रहा है कि SDG 10 जो है ना, लक्ष्य क्रमांक 10 है जो, किस लक्ष्य को शामिल किया गया है, तो इसमें असमानताओं में कमी। किसको? असमानताओं में कमी को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 37 है, SDG 9 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है, तो उद्योग नवाचार तथा बुनियादी ढांचा। उद्योग नवाचार तथा बुनियादी ढांचा SDG 9 में शामिल किया गया है। लक्ष्य क्रमांक 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 41 है कि SDG 8 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है, तो SDG 8 के अंतर्गत रखा गया है अच्छा काम और आर्थिक विकास, अर्थात सभ्यकारी एवं सतत आर्थिक विकास को इसमें शामिल किया गया है SDG 8 में। देखो जो 2020 से के सतत विकास सूचकांक से संबंधित प्रश्न है ना, हम उनको देख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें 2021 और 22 के तैयार करके जाने हैं, जो कि हम करंट अफेयर्स से करेंगे अभी, जब करंट अफेयर्स अभी कराया जाएगा। और करंट अफेयर्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हमें एग्जाम पीडिया से कराएंगे, आपको परीक्षा धाम की बुक से कराएंगे और स्पीडी से कराएंगे। तो एग्जाम पीडिया से मध्य प्रदेश कराएंगे, तथ्यबाण से मध्य प्रदेश कराएंगे और
जो परीक्षा धाम की बुक आती है ना करंट अफेयर्स की, ये तीनों बुकें कंप्लीट कराई जाएंगी। ये सभी की सभी आपको मिलेंगी कहाँ पर, हमारा जो नया वाला यूट्यूब चैनल है, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। प्रतिभा IAS, इस चैनल पर आपको जो है वो वीडियो मिलेंगे, लेकिन वीडियो कब मिलेंगे, वो जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद। हमारा अगला प्रश्न है SDG 6 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है। तो SDG 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करता है। SDG 6 जो है लक्ष्य क्रमांक 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करता है। अब हम आते हैं SDG 5 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है। तो SDG 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता की बात की गई है। किसकी, लैंगिक समानता की बात की गई है। और SDG 4 के अंतर्गत किस लक्ष्य को रखा गया है। तो SDG 4 के अंतर्गत जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को रखा गया है। किसको, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को रखा गया है SDG 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि SDG 3 के अंतर्गत जो है किसको लक्ष्य को शामिल किया गया है। तो अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, SDG 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को शामिल किया गया है SDG 3 के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64, SDG 2 के अंतर्गत किस लक्ष्य को शामिल किया गया है। तो भूखमरी की समाप्ति, जीरो हंगर, किसको, जीरो हंगर को इसमें शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है SDG 17 के अंतर्गत शामिल लक्ष्य क्या है। तो SDG 17 के अंतर्गत जो शामिल लक्ष्य है, इसमें शामिल किया गया है SDG 17 के अंतर्गत कि 2030 तक, 2020 नहीं 2030 तक, है ना, 2030 होना चाहिए यहाँ पर, 2030 तक जो है डेटा की निगरानी और जवाबदेही तय करना, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल, जो SDG 17 जो है वो हमारा है ना। अब हम आते हैं, देखो हमें अभी दो नए आंकड़े देखने, पुराने आंकड़े नहीं देखने 2020 के, इसलिए हम कुछ जो क्वेश्चन है उनको स्किप करते जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि हम इनको स्किप क्यों कर रहे हैं ना, ये आपके भले के लिए ही किया जा रहा है। हाँ, यहाँ से अब क्वेश्चन देखना है। देखो प्रश्न क्रमांक जो हमारा 86 है वहाँ से, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष SDG को स्वीकार किया गया। तो 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहले इनको स्वीकार किया गया था। सतत विकास को कब लागू किया गया। तो 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब स्वीकार किया गया तो 2015 आंसर करना है, और अगर पूछा जाए कि सतत विकास को कब से लागू किया गया तो 1 जनवरी 2016 से इन्हें लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा SDG से संबंधित कितने लक्ष्यों का उपनिर्धारण किया गया है। तो 169 टारगेट, कितने हैं, 169 टारगेट हैं। SDG को किस वर्ष पूर्ण करना है। तो 2030 तक जो है SDG को पूर्ण करना है, 2016 से 2030 तक की अवधि है। अगला प्रश्न है कि किस कमीशन द्वारा सर्वप्रथम सतत विकास की व्याख्या की गई है। तो फ्रंटलैंड कमीशन के द्वारा सबसे पहले सतत विकास की व्याख्या की गई थी 1987 में। सतत विकास के घटक क्या हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों ही घटक हैं सतत विकास के। अगला प्रश्न है कि सतत विकास की दिशा में पहला कदम उठाया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में। कहाँ, स्टॉकहोम सम्मेलन में सतत विकास की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। अगला प्रश्न है कि सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो 1980 में सतत विकास शब्द जो है सबसे पहले अस्तित्व में आया था। प्रश्न क्रमांक 94 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। सतत विकास की कितनी अवधारणाएं हैं, प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो 5 अवधारणाएं, कितनी, 5। सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इसके लिए सतत विकास जो है इसके लिए आवश्यक शर्त है। क्वेश्चन नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र अनिवार्यकरण SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बना है भोपाल। कौन सा पहला शहर बना है, भोपाल।
अगला प्रश्न है 12 मई 2023 को टिकाऊ शहरी परिवर्तन के लिए एजेंडा फॉर एक्शन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भोपाल में लॉन्च किया गया है एजेंडा फॉर एक्शन। प्रश्न क्रमांक 99 है मध्य प्रदेश सरकार का सतत विकास लक्ष्य किस आदर्श वाक्य के अनुरूप है? तो मध्य प्रदेश का जो सतत विकास लक्ष्य है ये किस आदर्श वाक्य के अनुरूप है? कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी पीछे ना छूटे। मध्य प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्न क्रमांक 100 है, ये 2020 से संबंधित है, इसे हमें नहीं देखना है। तो इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे जितने कराए गए हैं, है ना। अब जो है हम सीधे अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र व जैव विविधता, है ना। इससे संबंधित हम पहला प्रश्न देखते हैं। मृदा, वायु, जल आदि पर्यावरण के किस प्रकार के घटक हैं? तो ये अजैविक या भौतिक घटक हैं। कैसे हैं? अजैविक या भौतिक घटक हैं। दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अंतःक्रिया से किसका निर्माण होता है? तो जो विभिन्न घटक होते हैं पर्यावरण के, जब उनकी अंतःक्रिया होती है उससे परितंत्र का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल, बायोस्फीयर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जलमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 71% भाग में जो है वो जलमंडल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है वायुमंडल की सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक नाइट्रोजन 78% मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 है ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से कितनी होती है? तो ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 8 किलोमीटर पर होती है। कितनी? 8 किलोमीटर पर। वहीं जब आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 7 है वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है? तो वायुमंडल का 90% भाग जो है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है? तो वायुमंडल का 90% भाग जो है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी सतह से 30 से 50 किलोमीटर के मध्य 20 किलोमीटर मोटी परत है ये। प्रश्न क्रमांक 9 है किस मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहते हैं? तो मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है उसको मेसोपाज कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है किस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तेजी से बढ़ता है? तो ताप मंडल में, किसमें? ताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो है तापमान तेजी से बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 11 है रेडियो तरंगें किस मंडल में परिवर्तित होकर संचार को संभव बनाती हैं? तो आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर संचार को संभव बनाती हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 11 सितंबर 1983 को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये गैर सरकारी संगठन है। कैसा है? गैर सरकारी संगठन है, मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है देहरादून में है और 1981 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। और वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की स्थापना कब हुई है? तो 1969 में की गई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का जो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और यही है वह संस्था जो रेड डाटा बुक जारी करता है। तो पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्थान जारी करती है? तो IUCN करती है। कौन सी? IUCN करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, है ना, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब की गई? तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो
पदजा नायडू के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हंगुल किस प्रजाति का हिरण है? तो हंगुल जो है यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का हिरण है, जो कश्मीर के दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है हंगुल। अगला प्रश्न है, गिर सह परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1972 में गिर सह परियोजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का जो है शुभारंभ किया गया था। प्रश्न क्रमांक 22 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामीबिया से लाए गए चीतों के संबंध में क्या शुभंकर जारी किया गया है? तो चिंटू चीता जो है वो शुभंकर जारी किया गया है। प्रश्न क्रमांक 23 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, मैदानों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत जंगल आवश्यक हैं? तो मैदानों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु के लिए न्यूनतम प्रतिशत जंगल जो है वो 33% जंगल आवश्यक हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना किस स्थान से प्रारंभ की गई? तो तिकरापाड़ा उड़ीसा। कहाँ से? तिकरापाड़ा उड़ीसा से घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। थामिन मिरग किस झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है? तो थामिन मिरग जो है ना, ये मणिपुर में लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में जो है हाथियों की सर्वाधिक संख्या है, और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी प्रारंभ किया गया था। प्रश्न क्रमांक 29 है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म द लास्ट फ्लाइट में किसकी संरक्षण के लिए सावधान किया गया है? तो गिद्ध संरक्षण के लिए सावधान किया गया है फिल्म द लास्ट फ्लाइट में। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2009 में जो है 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की प्रारंभ किया गया था। कब? 2009 में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31, भारत की सबसे बड़ी घड़ियाल परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मुरैना मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी घड़ियाल परियोजना जो है वो स्थित है। प्रश्न क्रमांक 32 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न क्रमांक 33 है, अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पांडुरंग हेगड़े के द्वारा 1983 में कर्नाटक में यह आंदोलन किया गया था, अपिक्को आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 34 है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में सलीम अली को जाना जाता है। किसको? सलीम अली को जाना जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इनका 28 सितंबर 2024 को जो है वो निधन हो गया है। टाइगर प्रिंसेस की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइगर प्रिंसेस लतिका नाथ। किसको? लतिका नाथ को टाइगर प्रिंसेस की उपाधि दी गई है। नर्मदा समग्र संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अनिल माधव दवे के द्वारा नर्मदा समग्र संगठन की स्थापना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम स्वामीनाथन सम्मान से नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो प्रथम स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो परिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। प्रश्न क्रमांक 40 है कि पारिस्थितिकी तंत्र का वह सुरक्षित क्षेत्र जहां विभिन्न प्रजातियां जीवन यापन करती हैं क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी निक या निकट कहलाता है। पारिस्थितिकी निक या निकट, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1917 में ग्रीनएल्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि परिस्थितिकी निकट कितने भागों में विभाजित होता है? तो परिस्थितिकी निकेत या निकट जो है ना, ये 4 भागों में विभाजित होता है। आवास निकेत, खाद्य निकेत या खाद्य निकट, पुनर्जनन निकेत या निकट, और भौतिक निकट, ये 4 भागों में विभाजित होता है।
अगला प्रश्न है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एजी टेंसले ने किया था। किसने? एजी टेंसले ने। यहाँ पर बात परिस्थितिकी तंत्र शब्द की हो रही है ना, और अभी जो हमने पीछे देखा था वो था शब्द कौन सा? परिस्थितिकी। जब परिस्थितिकी शब्द पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकल याद रखना है, लेकिन जब परिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है ना, तो एजी टेंसले याद रखना है। परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं, तो हरे पेड़ और पौधे जो होते हैं ना, वो उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं परिस्थितिकी तंत्र में। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया तथा कवकों की क्या भूमिका होती है? तो बैक्टीरिया और कवक जो हैं वो अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि परिस्थितिकी के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिस्थितिकी के नियमों का प्रतिपादन जो है वो बेरी कोमोनर जो है ना, इनके द्वारा परिस्थितिकी के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां हैं? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां हैं। प्रवाल विरंजन के दौरान कौन सी शैवाल नष्ट हो जाती है? तो जूजेंथिली जो है ना, ये नष्ट हो जाती है प्रवाल विरंजन के दौरान। अगला प्रश्न है परितंत्र के कार्यात्मक स्वरूप के अंतर्गत किसका प्रभाव सम्मिलित है? तो परितंत्र के कार्यात्मक स्वरूप के अंतर्गत जो है किसका प्रभाव सम्मिलित है? तो ऊर्जा प्रवाह व पोषक तत्वों का प्रभाव जो है वो इसमें सम्मिलित है। प्रश्न क्रमांक 50 है किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में हमारे पौधों द्वारा प्रति इकाई समय में संचित ऊर्जा जैविक पदार्थों की कुल मात्रा कहलाती है, तो इसे हम परितंत्र की उत्पादकता का नाम देते हैं। देखो, किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में जो हमारे हरे पौधे हैं द्वारा जो प्रति इकाई समय में संचित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की कुल मात्रा होती है उसको ही परितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि परिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं ग्राम प्रति वर्ग मीटर में। किसमें? ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसी परिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? तो देखो, किसी परिस्थितिकी तंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता है वो सौर विकिरण पर निर्भर करती है। किस पर? सौर विकिरण पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53 प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि के सकल भार को क्या कहते हैं? तो इसको बायोमास कहा जाता है। अगला प्रश्न है परिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो चार्ल्स एल्टन जो है ना, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में जो है परिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना को दिया था। परजीवी परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? तो परजीवी परितंत्र जो होता है ना, उसमें जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। कब? परजीवी परितंत्र में। अगला प्रश्न है घास एवं वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो घास और वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है वो सीधा होता है। तो देखो, जीव संख्या का जो पिरामिड है ना वो उल्टा बनता है। कहाँ? परजीवी परितंत्र में। वहीं घास एवं वन परितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। तो घास और वन परितंत्र में सीधा बनता है जीव भार का पिरामिड, तालाब में उल्टा बनता है जीव भार का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा रहता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सदैव जो है वह सीधा रहता है। 10% ऊर्जा संचरण का नियम किसने दिया है? तो ये लिंडमैन ने दिया है। किसने? लिंडमैन ने जो है 10% ऊर्जा के संरक्षण का नियम दिया है। दो परिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो परिस्थितिकी तंत्र जहां मिल रहे होते हैं ना, उनको हम इकोटोन का नाम देते हैं। क्या? इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस बिंदु में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, उसे पोषण स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण स्तर कहा जाता है। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। विश्व का 90% से अधिक जीव भार जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 63 है वह खाद्य श्रृंखला जिसमें आहार श्रृंखला, प्राथमिक उत्पादन,
से प्रारंभ होकर शाक भक्षी होते हुए मांस भक्षी तक जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखो ऐसी खाद्य श्रृंखला की बात की जा रही है जिसमें प्राथमिक उत्पादन से प्रारंभ होकर शाक भक्षी होते हुए मांस भक्षी तक जाती है उसे हम चारण आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण आहार श्रृंखला कहते हैं। इसका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को बाज और बाज को घास को टिड्डा, टिड्डा को कोई और पक्षी और किसी और पक्षी को बाज। प्रश्न क्रमांक 64 है, नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूडेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ग्रीन आर्मी का गठन किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। प्रश्न क्रमांक 67 है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो WG रोजन जो है ना, इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में किया था। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? तो जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। एक तो अनुवांशिकीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और परितंत्रीय जैव विविधता। ये 3 प्रकार होते हैं जैव विविधता के। प्रश्न क्रमांक 69 है कि भारतीय प्रवाल भित्ति का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारतीय प्रवाल भित्ति का क्षेत्रफल जो है 2375 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण नीति किस वर्ष लाई गई? तो भारत में पर्यावरण नीति जो है 2006 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? भारत में पर्यावरण नीति पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2006 में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। पूरे विश्व में हॉटस्पॉट पहचानने का कार्य किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल अमेरिका स्थित एक संस्था है जो सर्वेक्षण के आधार पर हॉटस्पॉट पहचानने का कार्य करती है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। अभी तक कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। प्रश्न क्रमांक 75 है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अनातोलिया हॉटस्पॉट कहाँ स्थित है? तो ईरान में है अनातोलिया हॉटस्पॉट। प्रश्न क्रमांक 77 है, पालकोट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पालकोट अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है, जबकि पातालकोट मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, नोकरेक जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो नोकरेक जैव मंडल जो है मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है नोकरेक जैव मंडल। भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल हैं, जिनमें से 3 जो है मध्य प्रदेश के पास हैं। प्रश्न क्रमांक 80 है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडलों की संख्या कितनी है? तो 120 है। अच्छा, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12। 120 नहीं है, 12 है। ये 12 होना चाहिए था। प्रश्न क्रमांक 81 है, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का पहला और तथा सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 में बना था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिसमय पर वर्ष 1992 में कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता अधिसमय पर हस्ताक्षर किए गए थे, और रियो डी जेनेरियो में। रामसर समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो 1971 में जो है रामसर समझौता हस्ताक्षर किया गया था। ईरान के रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेवनाद आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में है? तो वेवनाद जो है वो केरल में है। भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भिंडावास जो है हरियाणा में स्थित है, भिंडावास। अगला प्रश्न है, बुडूबर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुडूबर जो है वो तमिलनाडु में है। ओलिव रिडले टर्टल किस राज्य के समुद्री तट में पाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य के समुद्री तट में ओलिव रिडले टर्टल जो है वो पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 90 है, भारत में विश्व विरासत संधि का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? तो 1977 में भारत में विश्व विरासत संधि का अनुमोदन किया गया था।
प्रश्न क्रमांक 91 है, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। फबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जानते हैं? तो नीला पर्वत उद्यान। कौन सा? नीला पर्वत उद्यान, फबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मिजोरम में है फबंगपुई नीला पर्वत उद्यान। प्रश्न क्रमांक 93 है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN जो है ना वो रेड डाटा बुक जारी करती है। प्रश्न क्रमांक 95 है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो रीवा बघेलखंड क्षेत्र जो है ना वो सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 96 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके उत्पादन पर रोक लगाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर रोक लगाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। किससे है? जलवायु परिवर्तन से है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। प्रश्न क्रमांक 98 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। 1973 में कैलाश सांखला के द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 100 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अब यूनिट 7 का जो लास्ट टॉपिक है ना हमें उस पर पहुँचना है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो उस टॉपिक को देखना है, उसके साथ ही ये यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी।